नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन समाप्त हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो गठबंधन है वो उस तरह से दिखा नहीं जैसा बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान दिखता था। बहुत अंत तक दोनों पार्टियां यह नहीं तय कर पाई कि कौन सी सीट पे कौन प्रत्याशी लड़ेगा। नामांकन के आखिरी दिन तक आरजेडी अपनी सूची जारी करने में असमर्थ रही और कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन से एक रात पहले 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए की सभी 43 की 43 सीटों पर 243 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार नामांकन के एक दिन पहले ही उतार दिए जब आखिरी दिन था। तो एनडीए और इंडिया दोनों के बीच जो गठबंधन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कहाँ पे एकता ज्यादा है और कहाँ पे एकता का अभाव है। हमारे साथ आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद है। आपसे आज हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो जा रहा है इसमें किस प्रकार से महागठबंधन या फिर एनडीए में जो दरार है वो आई है, क्योंकि तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच जो बॉन्डिंग हम लोगों को वोट अधिकार यात्रा के दौरान दिखती थी वो अब गायब होती नजर आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है और मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम का पद और 30 सीटें मांग रहे हैं। महागठबंधन आपस में क्या उलझ गया है? बीजेपी की बजाय वो खुद से ही लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर जो वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ की उसका चुनाव को लेकर या चुनाव से जोड़ना कोई बहुत बड़ा वो नहीं मुद्दा ये था कि इस बहाने कांग्रेस अपनी पैठ बिहार में बना रही थी। उसके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिससे बिहार के यूथ को वो जोड़ सके। इस मुद्दे के जरिए पूरे बिहार में राहुल गांधी चर्चा में आए, इस बात में कोई दो राय नहीं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी बराबर चलते रहे, लेकिन राहुल गांधी की जो योजना है वो केंद्र की सरकार से टकराव करना और केंद्र की राजनीति में काम करना है। उनका यहाँ बिहार विधानसभा में कोई बहुत बड़ा रोल होगा ऐसा संभव नहीं। रही बात प्रत्याशियों की घोषणा की, तो ऐसा माना जा रहा है कि अंदर खाने तो प्रत्याशी करीब करीब तय रहते हैं, लेकिन होता यह है कि अभी हो सकता है किसी का स्ट्राइक रेट कुछ हो। आजकल स्ट्राइक रेट का बहुत खेल चलता है ना, इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा इसलिए इनको, इनका स्ट्राइक रेट कम रहा इसलिए इनको नहीं। तो इन मुद्दों पर ये बात चल रही है और जैसे कि आज 6 तारीख को जहां इलेक्शन होने हैं उनकी आज चुनाव के पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। तो हो सकता है कि अभी पर्दे के पीछे चल रहा हो और अभी शाम तक यानी 3 बजे तक लिस्ट जारी हो सकती है, इस बात में कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन दोनों के बीच वो बाउंडिंग जो थी, जो उस समय थी, वो यकीनन नहीं है और उसका कारण सिर्फ इतना है कि हर आदमी अपनी जमीन बचाए रखना चाहता है, बस। मैथिली ठाकुर से लेके खेसारी लाल यादव तक पहले चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो वहीं छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच में कितनी टकराव है, कितना एनडीए बनाम इंडिया में जो माहौल था, जो अब से 2 महीने पहले जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को प्लस दिखता था बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, वो उसमें क्या कुछ फर्क आया है? बिहार की जनता का मूड क्या है? वो अब जब 6 तारीख को मतदान करेगी पहले चरण के लिए, तो उस क्या कुछ तब से अब में बदलाव आया है या फिर अभी भी वही लहर वोट अधिकार यात्रा की फील्ड में है या फिर नीतीश के खिलाफ वहां पे नाराजगी है? कैसे देखते हैं बिहार चुनाव को? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जातिवाद के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ता है। मैं पिछले दिनों बिहार गया था, लेकिन इस बार वहां क्या है, वहां कांग्रेस के नाम पर भी वोट पड़ रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए मानकर चल रही है कि एन केन प्रकारेण सत्ता हमको पुनः प्राप्त होगी, लेकिन नीतीश कुमार को किनारे करेंगे। उसी तरह जो महागठबंधन है उनकी भी यही रणनीति है और कांग्रेस फायदे में रह रही है बनिस्बत तेजस्वी यादव, क्योंकि जो यूथ है उसका एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के साथ है, मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। खासतौर से वहां पर जहां लड़ाई में बीजेपी के सामने कांग्रेस आ रही है, वहां वो किसी पार्टी को वोट देने तैयार नहीं।
यहाँ तक कि जो दलित वोट है, मायावती जी भी गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी गए हैं, तमाम लोग वहां लगे हैं। इनको सबको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान रही है, बिहार के लोग मान रहे हैं। इसलिए वहां चुनाव सीधे सीधे गठबंधन वर्सेज एनडीए के बीच होने वाले हैं। बड़ी पार्टियों को क्षेत्रीय दलों से दिक्कत क्या है, क्योंकि एनडीए यदि बहुमत में आता है तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि नीतीश कुमार की बजाय कोई और सीएम बने। वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी, नहीं तो वहां पे चिराग पासवान को भी वो सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही। वही अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पे कांग्रेस ने एक भी बार तेजस्वी यादव का नाम सीएम के लिए नहीं लिया है। लगातार इतनी यात्रा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पे कांग्रेस सीएम के लिए नहीं राजी हो रही है। क्या वो अपना चेहरा चाह रही है? तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको क्षेत्रीय दलों यानी कि जेडीयू और आरजेडी से क्या दिक्कत है? क्या ये क्षेत्रीय दलों को हटा के अपना वर्चस्व राज्यों में भी स्थापित करना चाहते हैं? आज अभी जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद ऐसा होगा कि गृह मंत्री दिल्ली में चल के किसी सीएम आवास पे जाके किसी सीएम से मुलाकात कर रहे हो। तो ये नीतीश कुमार की नाराजगी नहीं है तो और क्या है कि गृह मंत्री को पटना आके उनसे मिलना पड़ रहा है? देखिए, राजनीतिक पंडित इस बात को स्वीकार करें न स्वीकार करें, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना फेस क्लियर नहीं डिक्लेयर किया है वहां, उसी तरह गठबंधन में भी कांग्रेस ने अभी तक उनका नाम नहीं लिया, ना उनकी तरफ से वो चुनाव। वहां जो हमने पता किया है, जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, उसमें चुनाव जो है मोदी वर्सेज राहुल गांधी हो रहा है। ये लोग इसको नहीं कह पा रहे हैं या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सीधे सीधे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मोदी फेस को सामने लाकर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा उनकी सभाएं लगाएंगे। इसी तरह कांग्रेस ने उन्हीं के रास्ते को अख्तियार करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। यहाँ तक कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को यह माना जा रहा है जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर उनके पास सीटें आती हैं तो, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। उसके पीछे ये लक्ष्य है कि जिस तरह अभी 2 महीना पहले, 3 महीना पहले तक जो पॉपुलैरिटी गेन किया है राहुल गांधी ने, उसको कैश कराने की योजना है। फिर तो यह एक सोची समझी रणनीति ही हो सकती है कि दोनों ही दल, दोनों ही गठबंधन अपना कोई सीएम फेस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सीएम फेस देने से कई बार होता है कि उनका प्रचार शुरू हो जाता है। तो उधर मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा, इधर राहुल गांधी के नाम पे चुनाव होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक यह तय कर लेगी कि सीएम कौन है। ये तो फिर एक अच्छी रणनीति भी मानी जा सकती है दोनों दलों की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल यही रणनीति है और इसी पर पूरा चुनाव होगा। अभी तो चुनाव प्रचार छोटा मोटा शुरू हुआ, चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर अटैक करेंगे, जबकि राहुल गांधी से वहां कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी वहां सत्ता में नहीं, राहुल गांधी की पार्टी वहां सत्ता में नहीं, और राहुल गिने चुने उनके विधायक हैं। तो लेकिन पूरा फोकस उसी पर रहेगा और राहुल गांधी के जितने भी आक्रमण होंगे सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होंगे, न कि नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार अब कुछ है नहीं, शतरंज में उनका किनारे उनको रख दिया गया है। बस डिक्लेयर सिर्फ नहीं कर रही भाजपा कि ऐसा न हो कुर्मी वोट बैंक नाखुश हो जाए और उनका ग्राफ नीचे गिर जाए, इसलिए ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं होंगे, लेकिन अंदर खाने पूरी तैयारी है, उनके सारे लोग लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को माइनस करके और बाकी लोगों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। योगी जी बिहार पहुंच चुके हैं, वो लगातार वहां रैली कर रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा वहां पे प्रमुखता से उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बिहार जो है वो लालटेन से नहीं रोशन होगा, एलईडी से रोशन होगा। और अब चर्चा है कि 25 तारीख के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वहां जाएंगे। तो क्या बिहार का जो संदेश होगा वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करेगा? क्या बिहार से निकला जनादेश उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा? अगर वहां पे मोदी बनाम राहुल की लड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देखी जा सकती है। क्या मानते हैं कि बिहार चुनाव का उत्तर प्रदेश पे कितना प्रभाव? देखिए, वो पिक्चर का ट्रेलर आता है ना, तो बिहार चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का ट्रेलर होता है। वहां जो पोजीशन आएगी उसमें जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे वो अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे और उसी अनुरूप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरी तैयारी हो रही है, वहां देखा जा रहा है कैसे क्या बनेगा, किसका कितना स्ट्राइक रेट, कितना क्या,
किसकी कैसी पहुंच और कौन किसका फेस, इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होंगे, ये उसका ट्रायल। नीतीश कुमार बराबर पे आ गए, हमेशा उनकी पार्टी अधिक सीटों पे लड़ती थी, लेकिन इस बार 101 से सीटें बढ़ गई हैं। बहुत अधिक सीटें चिराग पासवान को मिली, इससे नीतीश कुमार नाराज थे और लगातार ऐसी चर्चा थी कि उन्होंने अपने पार्टी अध्यक्ष को भी फटकार लगाई। तो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब आने वाले समय में उनका राजनीतिक पतन ही होगा? 20 साल तक वो सीएम रहे, 8-9 बार 10 बार रहे, बहुत हो गया, अब नीतीश कुमार नहीं आगे। नीतीश कुमार जी को राजनीति से विदा का समय आ गया और चिराग पासवान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे खुल के, और वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। दलित चेहरा और अच्छा, इसीलिए सबसे ज्यादा उनको सीटें मिली हुई, 32 सीटें मिली हुई, दूसरे नंबर पे उनकी बिरादरी है सबसे ज्यादा, तो इसलिए वो चीफ मिनिस्टर का फेस हो सकते हैं एनडीए की तरफ से अंतिम छोरों पे, लेकिन ये तब होगा जब चुनाव परिणाम। आज की स्थिति में आप एनडीए और इंडिया के बीच में किसको आगे मानते हैं? अगर 19-20 का भी फर्क माना जाए तो 19 कौन है और 20 कौन है आज के समय बिहार में? अभी फिलहाल अगर देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी है। ये सीट बंटवारे के बाद की स्थिति के अनुसार कह रहे हैं आप, जो इतना हाँ बिल्कुल, उसकी वजह से, क्योंकि वहां अब भी अंदर खाने खींचतान है। दूसरे के बीच में एक नाम है प्रशांत किशोर जी, वो भी अपना 3 साल से वहां लगे हुए थे और अचानक वो मैदान छोड़ दिया है, मैदान छोड़ गए, हंसी पे आ गए। तो ये सब तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसमें एनडीए अब भी भारी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक समाचार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।